नमस्कार, आप देख रहे न्यूज टुनाइट। मैं हूं स्वाति रायना। अब आपको पैकेज्ड फूड पर एक्सपायरी डेट देखने के लिए कड़ी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। जी बिजनेस की एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग डेट, प्राइस जैसी अहम जानकारी बड़े बड़े अक्षरों में देने की मुहिम का असर हुआ है और बहुत जल्द आपको पैकेज्ड फूड पर ये सारी जानकारियां बड़े फॉन्ट साइज में मिल जाएंगी। कानून मंत्रालय ने कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है और अगले हफ्ते इस नियम को नोटिफाई भी कर दिया जाएगा। आपने जो पैकेज्ड फूड खरीदा है, क्या वो पूरी तरह सुरक्षित है? उसकी कीमत सही है? इसके लिए अक्सर आपको एक्सपायरी डेट या डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्राइस जैसी जानकारी देखने के लिए पैकेट को ऊपर नीचे आगे पीछे करना पड़ता है और कई बार तब भी एक्सपायरी डेट नहीं मिलती। जी बिजनेस ने कंज्यूमर्स की इसी परेशानी और उनके अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए एक मुहिम शुरू की, जिसका असर हुआ है। अब जल्द ही कंपनी को प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग पर एमआरपी, मैन्युफैक्चरिंग डेट, कीमत और एक्सपायरी डेट बड़े बड़े अक्षरों में लिखने पड़ेंगे। कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने पैकेजिंग कमोडिटीज नियमों में बदलाव किए थे, जिन्हें कानून मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। अब कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय अगले हफ्ते इन नियमों को नोटिफाई करेगा। बार कोडिंग में प्रोडक्ट से संबंधित सारी जानकारी होगी। आपको बता दें कि जी बिजनेस ने सबसे पहले इस बात की जानकारी आपको दी थी कि कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय पैकेजिंग पर एमआरपी, मैन्युफैक्चरिंग डेट, कीमत और एक्सपायरी डेट बड़े बड़े अक्षरों में लिखने के लिए नियम लाने जा रहा है। सभी कंपनियों को पैकेट के 40% हिस्से पर प्रोडक्ट से जुड़ी सभी अहम जानकारियां देनी होंगी। उन्हें मैन्युफैक्चरर या पैकेजर या फिर इंपोर्टर का नाम लिखना होगा। साथ ही प्रोडक्ट की मात्रा भी बतानी होगी। सबसे अहम जानकारी के तौर पर प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी की डेट लिखनी होगी। इसके साथ ही प्रोडक्ट की एमआरपी और कंपनी का कंज्यूमर केयर कॉन्टैक्ट नंबर भी देना अनिवार्य होगा। साथ ही कंपनी को प्रोडक्ट का बैच नंबर और आईएसआई मार्क देना भी जरूरी होगा। नए नियम का उद्देश्य ग्राहकों की मुश्किलों को आसान करना है। सरकार के इस कदम से उम्मीद है कि जनता की सेहत का ख्याल बेहतर तरीके से रखा जा सकेगा। हसी मनचंदा, जी मीडिया, दिल्ली। अक्सर ऐसा होता है कि एफएमसीजी कंपनियां कई प्रोडक्ट्स पर बेस्ट बिफोर यूज की तारीख नहीं लिखती। यहाँ पर लिखती है तो इतनी छोटी जो पढ़ने में मुश्किल होती है और ग्राहकों को इस वजह से पुराने प्रोडक्ट मिल जाते हैं या फिर जिनकी मियाद खत्म होने वाली होती है वो प्रोडक्ट्स वो खरीद लेते हैं क्योंकि क्लैरिटी ही नहीं होती है। तो कैसे अभी आप होते हैं गुमराह, यही देखिए हमारे संवाददाता अनुराग शाह की रिपोर्ट में। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले कई सारे प्रोडक्ट जब आप खरीदते हैं तो उनके ऊपर जो बेस्ट बिफोर की डेट लिखी होती है, यानी कब तक उन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कब तक उनकी जो एक्सपायरी है वो नहीं होती है, वो काफ़ी छोटे फॉन्ट में लिखा हुआ होता है। जैसे मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये फेस वॉश है, शेविंग क्रीम है, टूथपेस्ट है और ये एक और फेस वॉश है। इन सभी प्रोडक्ट पे अगर हम देखेंगे तो जो बेस्ट बिफोर की जो डेट है वो काफ़ी छोटे फॉन्ट में लिखी हुई होती है, विजिबल नहीं होती है। तो कई बार जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, वो उसे बाय कर लेता है और बाद में पता चलता है कि जो उसकी जो बेस्ट बिफोर डेट है वो जा चुकी होती है। लेकिन इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर काफ़ी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो कंज्यूमर के त्वचा पे नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर सकते हैं। तो सरकार की अब एक प्रयास है या सरकार एक पॉलिसी के तहत सारी कंपनियों को ये निर्देश देने वाली है कि जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, जो रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर जो बेस्ट बिफोर की जो डेट है वो काफ़ी बड़े फॉन्ट में होगी, काफ़ी विजिबिलिटी होगी, जिससे जो भी ग्राहक उसको जब खरीदता है तो उसे मालूम हो कि जो प्रोडक्ट वो खरीद रहा है उसको कब तक वो इस्तेमाल किया जा सकता है, उसकी जो बेस्ट बिफोर डेट है कब तक है, उसकी एक्सपायरी डेट है वो कब तक है। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर रामविलास पासवान ने जी बिजनेस को स्पेशल ये कहा है कि जल्द ही इसका ऐलान किया जाएगा और हर तरह के जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स है, उस पे जो बेस्ट बिफोर की जो डेट है काफी विजिबल साइज में होगी। कैमरा पर्सन संजीव गुप्ता के साथ अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई। कंज्यूमर्स के लिए एक और बड़ी खबर, भारी डिस्काउंट के नाम पर ई कॉमर्स कंपनियां उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी नहीं कर पाएंगी। कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय जल्द ही ई कॉमर्स कंपनियों पर नकेल कसने जा रहा है। आरोप लगते रहे हैं कि कंपनियां बिक्री के दौरान उत्पादों का मैक्सिमम रिटेल प्राइस बढ़ा देती थी, बाद में उसी पर डिस्काउंट दे देती थी। उपभोक्ता को लगता था कि उसे सामान काफी सस्ती कीमत पर मिला है, जबकि बाजार में उसका एमआरपी कम होता था।
ई कॉमर्स कंपनियों की दलील थी कि सेलर्स उसके प्लेटफॉर्म पर अपना प्रोडक्ट बेचते हैं और इस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं। लेकिन कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय की नई गाइडलाइंस में उन्हें पुख्ता करना होगा कि उत्पाद का एमआरपी बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाया गया हो। विभाग इस पर अगले हफ्ते गाइडलाइंस भी जारी करेगा। महाराष्ट्र में आने वाले समय में फल सब्जियां महंगी हो सकती है। दरअसल कर्ज माफी और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन शुरू हो गया है और सरकार से बातचीत नाकाम रहने पर किसानों ने सब्जी और दूध को बाजार में नहीं बेचने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में किसानों ने सरकार पर गुस्सा उतारना कुछ इस तरह शुरू किया। नासिक, अहमदनगर और येवला में किसानों ने दूध सड़क पर बहा दिया और ऐलान किया कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी वो मुंबई को दूध और सब्जी की सप्लाई नहीं होने देंगे। महाराष्ट्र के और भी कई हिस्सों में किसानों ने मुंबई की ओर जाने वाले सब्जियों के ट्रक रोक दिए। हालांकि हड़ताल का पहला दिन था, इसलिए मुंबई की सब्जी मंडियों में ज्यादा किल्लत नहीं दिखाई दी। हड़ताल खिंची तो असर दिखाई दे सकता है। इस वक्त हम मुंबई के दादर सब्जी मंडी में हैं। किसानों की ये मांग है कि उन्हें जो है उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिले, कर्ज माफी हो। आप देख सकते हैं आज यहाँ जो है सब्जियां आई हुई है, लेकिन जिस तरीके से देखा गया है कि आज जो है हड़ताल की गई है, तो ऐसे में इसका कल जो है वो असर देखने को मिलेगा। किसानों के बुधवार को सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक हुई थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। महाराष्ट्र के किसानों की मुख्य मांग कर्ज माफी और न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने को लेकर है। किसान खेती के लिए बिना ब्याज के कर्ज देने और पेंशन, सिंचाई सुविधा देने की मांग कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि महाराष्ट्र सरकार दूध खरीद की कीमत 50 रुपए प्रति लीटर तय करे। किसान क्रांति जन आंदोलन कमेटी का दावा है कि हड़ताल में महाराष्ट्र के 80% किसान शामिल हैं। मेरे सहयोगी अनुराग शाह इस वक्त हमारे साथ है। अनुराग, ये समझना चाहेंगे हड़ताल का अब कल कितना असर दिख सकता है? महाराष्ट्र का जो किसानों का आंदोलन है वो और उग्र होता जा रहा है और आने वाले दिनों में इसका असर मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों पर दिख सकता है, क्योंकि फल, सब्जियां या अनाज जो मुंबई तक आता है उसे रोक दिया गया है। अगर मैं बात करूं पूना के मार्केट की, एपीएमसी मार्केट की, या फिर अहमदनगर के एपीएमसी मार्केट की, यहाँ से आने वाली फल, सब्जियों और अनाज को मुंबई में आने से रोका जा रहा है। तो ये पूरी तरह से मुमकिन है कि शुक्रवार यानी कल के दिन जो मुंबई वासी हैं उन्हें सब्जी के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि सप्लाई नहीं होगी तो इस वजह से जो सब्जियों की कीमतों में उछाल आ सकता है। अगर ये हड़ताल आगे भी जारी रहती है तो वीकेंड यानी आने वाले दिनों में भी मुंबई वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जीएसटी के चक्कर में दवाओं की किल्लत नहीं होगी। दवा कंपनियों ने डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स को भरोसा दिलाना शुरू कर दिया है कि जीएसटी की वजह से नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही जीएसटी के तहत डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स को पुराने स्टॉक पर एक्साइज ड्यूटी की पूरी भरपाई नहीं होगी। डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स को डर है कि पुराने स्टॉक पर नुकसान होगा, ऐसे में उनका मार्जिन घट जाएगा। कंपनियों और डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच जीएसटी से नुकसान को लेकर सहमति बनती दिख रही है। डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स अब जीएसटी के चक्कर में दवाओं के पुराने स्टॉक को कम नहीं करेंगे। ज्यादातर दवा कंपनियों ने डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स को भरोसा दिया है कि जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई होगी। जीएसटी ट्रांजिशन नियमों के तहत जो एक्साइज ड्यूटी नहीं अदा करते उन्हें 40% ही रिफंड मिलेगा। दिक्कत यह है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स वैट रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जबकि मैन्युफैक्चरर को एक्साइज रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अगर आपको कोई नुकसान हो तो हम आपको, कुछ कंपनियों ने कहा है कि हम आपको भरपाई करके देंगे, उसका ऐसा कहा है। और हमने गवर्नमेंट को भी कहा है कि जो भी नॉर्म रहेगा रिटर्न का वो उनको पूरा 100% ही देना चाहिए। दरअसल दवाओं के डिस्ट्रीब्यूटर्स जीएसटी की वजह से अतिरिक्त बोझ लेने को तैयार नहीं थे। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फार्मा कंपनियों को चिट्ठी लिखी थी कि वो जीएसटी से पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ की भरपाई करें, नहीं तो रिटेलर्स केवल उन्हीं दवा कंपनियों से नया स्टॉक लेंगे जो जीएसटी से आने वाला बोझ उठाएंगी। दूसरी मुश्किल ये है कि थोक स्टॉक पर 5% की दर से वैट लगता है, जबकि जीएसटी की दर 12% होगी। इससे भी डिस्ट्रीब्यूटर को नुकसान की चिंता है। जो कैलकुलेशन हमने करी है, करीबन 7% का लॉस ट्रेड को होगा ये जीएसटी में। तो अगर मैन्युफैक्चरर ये नहीं देंगे तो हमारा जो मार्जिन है, आज रिटेल होलसेल का मार्जिन 8%, उसमें अगर 7% का फर्क पड़ेगा तो वो लोग माल नहीं मांगा, शॉर्टेज होगा। एक्साइज ड्यूटी रिफंड के मामले में सरकार का भी अपना तर्क है। सरकार की दलील है कि एक ही दवा कंपनियों के एक ही कैटेगरी के कुछ प्रोडक्ट
टैक्स फ्री जोन में बनते हैं, जबकि बाकी पर एक्साइज ड्यूटी लागू होती है। ऐसे में बिना दस्तावेजी सबूत के किस आधार पर टैक्स क्रेडिट दिया जाए? अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई। साथ ही अम्यूजमेंट पार्क 1 जुलाई से महंगे हो जाएंगे। जीएसटी में 28% के टैक्स दायरे में रखे जाने से अम्यूजमेंट पार्क इंडस्ट्री परेशान है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ अम्यूजमेंट पार्क एंड इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट अशोक गोयल का कहना है कि 28% की दर इंडस्ट्री के लिए काफी ज्यादा है। उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, जो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में रखा गया है 28% के, तो कितना इम्पैक्ट देख रहे हैं ओवरऑल अम्यूजमेंट पार्क इंडस्ट्री के ऊपर इसका? जी, सबसे पहले तो मैं ये क्वालिफाई कर दूं कि मुझे लगता है कि केवल बंचिंग का इशू है, ये इंटेंशनल नहीं किया गया है। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है, शायद लोगों ने सोचा होगा कि इनपुट क्रेडिट मिलेगा, लेकिन अम्यूजमेंट इंडस्ट्री चूंकि कोई रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं करती है, इसलिए इनपुट क्रेडिट भी केवल 2 से 2.5% का हमें मिलेगा। तो नेट इम्पैक्ट जो है 28%, और पहले मीन रेट एंटरटेनमेंट टैक्स का 15% था, अब 28 होने से और 2-3% आप इनपुट क्रेडिट भी माइनस कर दें तो नेट इम्पैक्ट 10% बढ़ोतरी होती है। और इंडस्ट्री का जो मार्जिन है केवल 7 से 8% है प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। तो ये 10% यदि पूरा बढ़ के देना पड़ा तो इंडस्ट्री फ्रॉम प्रॉफिट वेफर थिन मार्जिन फ्रॉम प्रॉफिट इट विल गो। और इन सब के बीच 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने को लेकर उठ रहे सवालों के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक बार फिर कहा कि सरकार 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी को लेकर जीएसटी काउंसिल में सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने को लेकर सवाल उठाए थे। अमित मित्रा का कहना था कि जीएसटी को लेकर सभी तैयारियां पूरी नहीं हैं, इसे 1 जुलाई से लागू करना संभव नहीं होगा। उन्होंने जीएसटी नियमों में भी बदलाव की मांग की थी। उनका कहना था कि एसएमईज इसके लिए अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं। अब केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अब तक काउंसिल के सभी फैसले सर्वसम्मति से ही हुए हैं, लेकिन सवाल यह है कि 3 जून को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में कुछ राज्य अड़ंगा तो नहीं डालेंगे। हालांकि अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार जीएसटी के लिए पूरी तरह से तैयार है। GST decisions are all taken by consensus, and so far we have succeeded in maintaining that consensus. I can only share with you that at the Srinagar meeting of the GST Council, ministers from almost every state who spoke to me were absolutely clear about maintaining the 1st July date. And we are in a state of preparedness for the 1st of July. सरकार ने एयर इंडिया को बेचने की कोशिशें तेज कर दी है। सिविल एविएशन मंत्रालय के सचिव ने कहा कि एयर इंडिया में विनिवेश का पर फाइनल प्लान 3 महीने में तैयार होगा और डेट रिस्ट्रक्चरिंग पर भी 3 महीने में ही फैसला होगा। सचिव ने कहा कि बैंकों के साथ एयर इंडिया के डेट रिस्ट्रक्चरिंग पर बात होगी। इस बीच खबर यह भी है कि सिविल एविएशन मिनिस्टर पी अशोक गजपति राजू ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच एयर इंडिया के विनिवेश को लेकर चर्चा हुई है। साथ ही सूत्रों के मुताबिक बैठक में नागरिक उड्डयन सचिव, वित्त सचिव अशोक लवासा के साथ एयर इंडिया के अधिकारी भी मौजूद थे। वहीं एयर इंडिया में विनिवेश के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर बोलते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि नीति आयोग ने अपना प्रस्ताव सिविल एविएशन मंत्रालय को सौंप दिया है और अब सिविल एविएशन मंत्रालय को एयर इंडिया के विनिवेश पर मैकेनिज्म तैयार करना है और इसके निजीकरण पर फैसला लेना है। एयर इंडिया का प्रश्न है, कुछ दिन पहले मैंने इस पे ऑलरेडी टिप्पणी की थी और नीति आयोग ने अपना सुझाव सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को दिया है और अब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा जो सारी संभावनाएं हैं कि किस प्रकार से उसके डाइवेस्टमेंट का प्रयास किया और या उसके प्राइवेटाइजेशन का प्रयास किया जा सकता है। एयर इंडिया के लिए खरीदार ढूंढने में दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार एयरलाइन पर कर्ज का बोझ कम करना चाहती है और एयर इंडिया के कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी, जिसके लिए सरकारी बैंक जल्द ही एयर इंडिया के साथ बातचीत शुरू करेंगे। रिपोर्ट देखिए।
एयर इंडिया को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी जोर पकड़ रही है। नीति आयोग के प्रस्ताव और प्रधानमंत्री कार्यालय के दखल के बाद अब एयर इंडिया को निजी हाथों में सौंपने लायक बनाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पहले एयर इंडिया के ऊपर कर्ज के बोझ को कम किया जाएगा, जिससे एयर इंडिया को बेचने में आसानी हो। ऐसा दूसरी बार होगा जब एयर इंडिया के कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग होगी। सूत्रों के मुताबिक कर्ज कम करने के लिए सरकारी बैंक्स जल्द ही एयर इंडिया के साथ बातचीत शुरू करेंगे। एयर इंडिया पर 46,570 करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसमें से करीब 16,000 करोड़ रुपए एयरक्राफ्ट खरीद के लिए था। इसके अलावा 7,400 करोड़ रुपए के नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स जारी किए गए। इसके अलावा 23,400 करोड़ रुपए का वर्किंग कैपिटल लोन भी था। इस रकम को एग्जिम बैंक और विदेशी संस्थानों के जरिए जुटाया गया था। इसके अलावा सरकार ने गारंटी भी दी थी। सूत्रों के मुताबिक सरकार एयर इंडिया की जमीन और अन्य असेट्स बेचकर वर्किंग कैपिटल लोन्स को रिस्ट्रक्चर करना चाहती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई वाले 25 बैंकों का कंसोर्शियम एयर इंडिया को वर्किंग कैपिटल मुहैया कराता है। नीति आयोग ने एयर इंडिया में 100% हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव दिया है और आयोग का मानना है कि एयर इंडिया में सरकार काफी पैसा भी लगा चुकी है और अब इसमें ज्यादा वक्त तक टैक्स पेयर्स का पैसा नहीं लगाया जा सकता। मैं समझता हूँ कि अब हमें रिवाइवल कई बार इसमें हम कर चुके हैं। इसमें काफ़ी सरकार ने पैसा लगाया भी है, पब्लिक मनी है, ये टैक्स पेयर का मनी है। इसको कब तक हम टैक्स पेयर के पैसे को लेकर इसमें लगाते जाएं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि अब हमें एक बार जो है इसका प्राइवेटाइजेशन भी देखना चाहिए। इससे पहले भी एयर इंडिया के कर्ज को इक्विटी में बदलने की नाकाम कोशिश हो चुकी है। बैंकों ने एयर इंडिया में शेयर लेने से इनकार भी कर दिया था। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि एयर इंडिया को किसी घरेलू इन्वेस्टर को ही बेचे जाना चाहिए। ऐसे में एक बात साफ है कि महाराजा को बेचने के लिए हर संभव विकल्प तलाशे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शेयर मार्केट की बात करते हैं। भारतीय बाजार में आज सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिला। मिले जुले विदेशी संकेतों के चलते बाजार की कमजोर शुरुआत हुई। इंट्राडे में निफ्टी 9,600 के स्तर के नीचे लुढ़क गया था, लेकिन कारोबार खत्म होने पर निफ्टी 9,600 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। दिग्गजों के मुकाबले मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। सेंसेक्स 8 अंक और निफ्टी 5 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। फार्मा, एफएमसीजी, कैपिटल गुड्स और टायर शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी दिखी। वहीं तेल, गैस, मेटल और दिग्गज बैंकों के शेयरों में बिकवाली रही। यहाँ से 10% का करेक्शन मार्केट में अब मैं रूल आउट नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे जैसे बेस बढ़ेगा वी विल बी सिंकिंग दैट 8,800 to 9,000 इन द नेक्स्ट मंथ इज डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स। क्वाइट अ बिट ऑफ इरैशनल एक्सूबरेंस एंड लॉट ऑफ कैर्लेसनेस, और जनरली यहीं से मार्केट में एक करेक्शन का एक रुझान बनता है। रिलायंस कम्युनिकेशन के डिफॉल्ट होने का खतरा बढ़ गया है। कंपनी पर बैंकों का 44,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। बैंकों को डर है कि कंपनी ब्याज भुगतान पर डिफॉल्ट कर सकती है। कंपनी की हालत और लोन डिफॉल्ट पर कंपनी के चेयरमैन अनिल अंबानी कल मीडिया से बात करेंगे। कई बैंक्स रिलायंस कम्युनिकेशन के लोन को एनपीए घोषित करने पर फैसला ले सकते हैं। रेटिंग एजेंसीज केयर, इक्रा, फिच ने कंपनी की रेटिंग भी डाउनग्रेड कर दी है, जिससे कंपनी के डिफॉल्ट होने की आशंका जताई जाने लगी है। इसी हफ्ते अनिल अंबानी ने टेलीकॉम मंत्रालय के अधिकारियों और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात भी की है। दरअसल फिच रेटिंग्स ने आरकॉम की रेटिंग B+ से घटाकर CCC कर दी है। फिच के नितिन सोनी ने जी बिजनेस एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि कंपनी के डिफॉल्ट का खतरा बढ़ा है। उन्होंने कंपनी के बिजनेस मॉडल पर भी सवाल उठाए। We have downgraded the ratings for Reliance Communications CCC, and we believe that the liquidity is very poor and some kind of a default is a real possibility. The EBITDA for financial year 2017 has declined to 49 billion Indian rupees, which is not sufficient to pay for the interest cost of 55 billion and a maintenance capex of 15 billion. So we think that the liquidity is so poor and the cash available is only 14 billion and they have a short-term debt of 109 billion. So there is a high credit loss involved here. That's why we have downgraded it to CCC. कर्ज तले डूबी टेलीकॉम कंपनियों को क्या सरकार राहत पैकेज देने की तैयारी कर रही है? सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों के कर्ज के आकलन के लिए एक बैठक बुलाई है।
ये बैठक सरकार की ओर से गठित इंटर मिनिस्टेरियल ग्रुप यानी IMG के साथ 12 और 13 जून को होगी, जिसमें टेलीकॉम कंपनियों के CEOs, CFOs शामिल होंगे। टेलीकॉम कंपनियों के CFOs सरकार को कंपनी के कर्ज पर एक प्रेजेंटेशन देंगे। टेलीकॉम कंपनियों पर बैंकों का करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। इसमें रिलायंस कम्युनिकेशन जैसी कंपनियां भी हैं जिन पर 44,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और जिसके डिफॉल्ट का खतरा बढ़ गया है। एडवर्टाइजिंग में टेक्नोलॉजी ज्यादा अहम रोल अदा करती है, यहाँ पर क्रिएटिविटी। अक्सर इसे लेकर आजकल कंपनियों में चर्चा होती है। मुंबई में चल रहे जी मेल्ट में एडवर्टाइजिंग और टेक्नोलॉजी के ढेरों पहलुओं को लेकर इन दिनों चर्चा हो रही है। ट्रेडिशनल तरीके से मीडिया कैंपेन लॉन्च करने में लंबा समय लग जाता है। पहले कॉन्सेप्ट तैयार होता है और फिर लंबी प्लानिंग के बाद में क्रिएटिव शूट। लेकिन इन दिनों तकनीक की मदद से कैंपेन तैयार करना आसान हो रहा है। कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी तकनीक अपनाकर बेहतर नतीजे हासिल कर पा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एक मदर की इमेज क्रिएट की थी विच डज नॉट एग्जिस्ट। तो उसमें हमने डेटा पॉइंट्स बहुत सारे यूज़ किए थे, जिसके थ्रू हमने उस इमेज को जनरेट किया था और हमने जानबूझ के क्वेश्चन ऑडियंस के लिए पोस्ट किया था कि परफेक्ट मॉम होती है या नहीं होती है। क्रिएटिविटी और क्रिटिकल फीडबैक के अलावा मीडिया प्लानिंग में भी अब तकनीक काफी मददगार साबित हो रही है। कंपनियां ऐसे टूल ला रही है जिससे कम समय में सटीक मीडिया प्लानिंग मुमकिन हो सकती है। इस प्लेटफॉर्म में एकदम सिंप्लीफाई कर रहा है। तो आपको एडवर्टाइजर को एक कैंपेन ऑब्जेक्टिव पता है, तो जैसे आपने ऑब्जेक्टिव इसको इनपुट किया तो प्लेटफॉर्म ऑलमोस्ट मिनट्स में आपको एक कंप्लीट आंसर देता है कि इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये टोटल प्लान है, ये इन चैनल्स पे ये कैंपेन चलेगी और टोटल आपका जो GRP रिक्वायरमेंट है वो पूरा फुलफिल हो रहा है और आपका जो भी अदर ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्राइम टाइम एक्सेट्रा, सब कुछ मिनट्स में पता चलता है। जी मेल्ट का मकसद डिसरप्टिव मार्केटिंग और कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना और एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग वर्ल्ड में चल रही नए ट्रेंड से सबको रूबरू कराना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मुंबई। न्यूज टुनाइट में बस इतना ही। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन आप देखते रहिए जी बिजनेस।